हमारा जो पहला जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, आपको याद होगा। आप जब भी कोलकाता जाते हैं तो साथ में छुट्टा ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि अगले दिन सुबह कोलकाता में हमारा पहला दिन। हमने बस पकड़ा और निकल गए यहाँ के सबसे फेमस मंदिर दक्षिणेश्वर काली मंदिर देखने। पर हेड 20 रुपये दे के हम पहुँचे छक में और उसके बाद ओवरब्रिज में चल के गए हम मंदिर तक। उसी रास्ते में बहुत सारे प्रसाद, माला और दूसरे शो पीसेस की दुकानें थी, लेकिन हमें मंदिर पहुंचने में बहुत जल्दी थी, इसलिए हमने कुछ नहीं लिया और बढ़ गए आगे। जब हम मंदिर में पहुंचे हमने देखा कि इसका कैंपस तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और लोग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने में बिज़ी हैं। तो हमने सोचा हम क्यों पीछे रहें, और हमने भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर ली। फिर हमारे दिमाग में ख्याल आया कि इतने दूर से आए हैं तो माँ को कुछ तो चढ़ाना चाहिए, और कैंपस के अंदर के ही एक दुकान से माँ को चढ़ाने के लिए कुछ सामान और प्रसाद खरीद के आए। प्रसाद की टोकरियों को इतने अच्छे से सजाया गया था ना कि पूछिए ही मत। तो हमने भी ले ली एक सुंदर सी प्रसाद की टोकरी, और चप्पल भी वहीं दुकान पे ही छोड़ दिया। मोबाइल फ़ोन्स भी हम मंदिर के अंदर नहीं लेके जा सकते थे, इसीलिए एक मोबाइल का 3 रुपये दे के कैंपस के अंदर पे ही एक काउंटर में हमने जमा कर दिया। उसी काउंटर में आप अपना बैग्स भी रख सकते हैं। फिर हमने माता के दर्शन किया और ढूंढने लगे एक ऐसी जगह जहाँ से मंदिर बहुत अच्छे से दिखे, ताकि वहाँ पे हम वीडियो बना सकें और मंदिर के बारे में आपको बता सकें। मुझे लग रहा है यही पे अभी जंप कर दूं और इन लोगों को खाते हैं। ये मंदिर ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया गया था, जिस टाइम पे आपका हमारा जो पहला जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, आपको याद होगा, सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं। तो उसके जस्ट 2 साल पहले 1855 में ये सबसे देखने के लिए खोला गया था मंदिर। और ये जो मंदिर है आप देखिए कितना अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है। इसको नवरत्न स्टाइल से बनाया गया है, जो कि है बंगाल आर्ट ऑफ स्कूल का ही एक पार्ट। और इसके पीछे भी है जो बाकी के मंदिर के कैंपस में क्या होता है कि उस मेन मंदिर के चारों ओर बाकी सारे देवी देवताओं के मंदिर ऐसे ही बिखरे हुए रहते हैं। ये मंदिर मैं पहली ऐसे देखी हूँ कि यहाँ पे ये देखिए आप, मेन मंदिर है, आपको साइड में ऐसे कुछ लग के ऐसे दूसरे मंदिर नहीं दिखेंगे। बस कैंपस के बस एक साइड में 12 छोटे छोटे मंदिर ऐसे रख दिए गए हैं, और बाकी पूरा कैंपस एकदम खाली रखा गया है ताकि अच्छे से लोग वहाँ पे जा सके। और एक वहाँ पे एक मंडप है, शायद वहाँ पे कोई पूजा वगैरह कर रहे होंगे। बहुत अच्छे से हमने मंदिर में माता का दर्शन किया और आए। अभी अगर जब आ रहे हैं तो ये पीछे वाला व्यू जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। उसके बाद हम चले गए मंदिर के पिछले हिस्से में यहाँ के घाट दर्शन करने। ये देखिए मंदिर के कैंपस के वो दूसरे 12 देवी देवताओं के मंदिर कैसे एक ही साइड में लाइन करके बना दिया गया है। इस साइड पे भी मंदिरों का दरवाज़ा बनाया गया है, देखिए इसी तरीके का दरवाज़ा कैंपस के अंदर साइड से भी इन मंदिरों का बनाया गया है। और इन मंदिरों के ख़त्म होने के बाद कैंपस के एकदम पीछे यहाँ से शुरू होता है घाट। और लेफ्ट साइड में ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं वो है विवेकानंद सेतु, और उसके नीचे एक और छोटा सा ब्रिज आपको दिख रहा होगा जो कि आधे से ही ख़त्म हो जा रहा है। वो एक्चुअली फेरी बोट तक जाने के लिए रास्ता है, वहीं से हम फेरी बोट लेंगे और हुगली क्रॉस करके जाएंगे बेलूर मठ। तो हम आ गए हैं मंदिर से बाहर और अब लेंगे फेरी बोट के लिए टिकट। इसका एक टिकट लेगा 11 रुपये। आप जब भी कोलकाता जाते हैं तो साथ में छुट्टा ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपको एग्जैक्ट अमाउंट देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आपको पर हेड 11 रुपये ही देना पड़ेगा। तो हमने टिकट किया और पहुँच गए फेरी बोट लेने। यहाँ पे हमने अपना टिकट का स्कैन करवाया, फिर ये गेट खुला जैसे मेट्रो स्टेशंस में होता है। बस वहाँ पे कॉइन स्कैन करना होता है और यहाँ पे टिकट स्कैन किया जाता है। तो हमने अपनी टिकट स्कैन करवाया और अंदर आके इंतज़ार करने लगे कि कब सब लोग आएंगे और हमारे लिए फेरी बोट तक जाने का गेट खुलेगा।
कुछ ही देर में काफ़ी लोग जमा हो गए और हमारे लिए गेट खोल दिया गया और अब हम उसी ब्रिज में चल रहे थे जो उस मंदिर से इतना छोटा सा दिख रहा था। हम जा ही रहे थे कि हमारा फेरी बोट किनारे पे लग गया था और बेलूर मठ से आए हुए लोग उतरने लगे थे। कुछ ही देर में हम बोट तक पहुंच गए और जाते ही किनारे को फेस करता हुआ एक सीट ढूंढकर बैठ गए। फिर हम नदी के सुंदर नज़ारे को एंजॉय करने लगे और ऐसे ही कुछ दूर जाने के बाद बेलूर मठ दिखने लगा और इतना सुंदर नज़ारा देख के हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ गया। हम बेलूर मठ को ऐसे पास से देख ही रहे थे कि हमारा बोट किनारे पे लग गया और लोग हमारे बोट का इंतज़ार कर रहे थे दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाने के लिए। थोड़ी ही देर में बोट किनारे में लग गई और 2 गेट्स खुल गए बाहर जाने के लिए और जैसे ही गेट खुला हम जल्दी से उतर गए और जाने लगे एंट्री गेट की तरफ। जैसे जैसे हम एंट्री गेट के करीब पहुंच रहे थे हमें लोग लौटते हुए दिख रहे थे और ये देखकर हमारी एक्साइटमेंट धीरे धीरे टेंशन में बदल रही थी। जब हम गेट तक पहुंचे दिन के 12:30 बजे थे और गेट बंद था और पूछा तो पता चला ये गेट तो जाके सीधे दोपहर के 4 बजे खुलेगा। ये सुनकर हमें काफ़ी बुरा लगा कि इतना दूर आने के बाद अभी हम ये देख नहीं सकते, लेकिन उससे ज़्यादा हमें यहाँ का टाइमिंग सुन के बहुत ही अजीब लगा। आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। सुबह के 6:30 बजे से 11:30 बजे तक ये खुला रहता है और फिर दोपहर को 4 बजे से रात को 9 बजे तक। ऐसा कौन टाइमिंग रखता है? सुबह का टाइमिंग तो फिक्स रहता है, लेकिन ठंड के दिन में सेकेंड हाफ के टाइमिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक सेकेंड हाफ में ये मठ दोपहर के 3:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक खुला रहता है। स्क्रीन पे टाइमिंग दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए और कभी आप अगर यहाँ पे आते हैं तो टाइमिंग अच्छे से देखने के बाद ही आइए, नहीं तो हमारे जैसे आपको भी लौटना पड़ेगा। और अभी 12:30 है तो गेट बंद है, तो हमें फिर से 4 बजे आना पड़ेगा। इतनी देर तो हम वहाँ पे इंतज़ार नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज किया। होटल में चेकआउट करके सारा सामान हम ले आए और निकल पड़े दूसरी जगह घूमने, क्योंकि बाकी के जो जगह हम देखने वाले थे वो होटल से काफ़ी दूर था। घूमने के बाद इतना दूर हम नहीं लौट सकते थे। शुक्र है यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जहाँ भी जाना होता था बस आसानी से मिल जाती थी और कोई भी जगह जाओ 20 रुपये से ज़्यादा भाड़ा नहीं लेते थे। तो हमने बस पकड़ा और पहुँच गए इंडियन म्यूज़ियम। म्यूज़ियम के बाहर ही एक मार्केट था और मार्केट में दिखा हमें एक शू स्टॉल। चप्पल पहनकर बारिश में घूमने में हमें बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हमने एक एक पेयर जूते खरीद लिया यहाँ से और अब हम अच्छे से घूम सकते थे। फिर हमने टिकट काउंटर में टिकट किया और अंदर गए। अंदर जाने के लिए यहाँ पे एक जन का 75 रुपये लगता है और फॉरेनर्स के लिए 500 रुपये और मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाने के लिए अलग से 60 रुपये लगता है। म्यूजियम के अंदर बाहर से कोई भी खाने का सामान, तंबाकू जैसे नशा करने का सामान या फिर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेके जाना मना है। टिकट करने के बाद म्यूजियम के साइड में एक और काउंटर में हमने अपना बैग जमा किया और फिर अंदर गए। और अब हम खड़े थे बस भारत का नहीं, पूरे एशिया पैसिफिक का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मल्टीपर्पज़ म्यूजियम के अंदर। कोलकाता के धर्मताला में पार्क स्ट्रीट के पास ये म्यूजियम साल 1814 में खोला गया था। इस म्यूजियम के अंदर सबसे पहले मेरा ध्यान आकर्षण किया एक बॉक्स के अंदर सोई हुई एक छोटी सी बिल्ली ने। अचानक से एक बिल्ली को बॉक्स के अंदर देखी तो मैं सोची कि इसे क्यों प्रिजर्व किया गया है, लेकिन जब हम पास से जाकर देखे तो वो बॉक्स तो सामने से खुला था और वो बिल्ली वहाँ पे जाकर सोई थी। अरे ये तो खुला है, वो जाके खुद ही सो गई। और उसके पास एक बड़े से पत्थर में किसी का पाँव बना हुआ था।
सभी उंगलियों में शंख बने थे और बीच में एक सुंदर सा फूल बनाया गया था। उसके बारे में साइड में एक बोर्ड में लिखा हुआ था, लेकिन वो मिट गया था, तो हमें पता नहीं चल पाया कि ये किसको सिंबलाइज किया गया था। उसी के पास एक रूम है जहाँ पे पृथ्वी में जीवों का इवोल्यूशन को बहुत अच्छे से शोकेस किया गया है। ये देखिए, किसके बाद कौन सा एज आया और उस एज में कौन सा पौधा और कौन से जीव इवॉल्व हुए वो दिखाया गया है अच्छे से। उसके बाद समुद्री जीवन, आयुर्वेदा, भारत की फसलें, मसाले और भी कई सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पे शोकेस किया गया है। यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट है स्केलेटन गैलरी, जहाँ पे हाथी और तिमी के जैसे बड़े जीवों से लेकर दूसरे छोटे जीवों के स्केलेटन को भी बहुत अच्छे से संभाल के रखा गया है। उसके अलावा कई सारे जीवों के मॉडल्स को भी यहाँ पे अच्छे से शोकेस किया गया है। कितना बड़ा है, वीडियो में देखते हैं तो कितना छोटा छोटा दिख रहा है। इन जीवों के अलावा इस म्यूजियम में पुराने फेमस पेंटिंग्स और अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों को भी बहुत अच्छे से शोकेस किया गया है। और एक कपड़े बुनने की मशीन को भी यहाँ पे रखा गया है। तो हमने ये म्यूजियम घूमना काफ़ी एंजॉय किया और यहाँ से निकलते निकलते बज गया था 4:30। बाहर बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा और घूमें या नहीं। फिर हमने सोचा आए हैं तो एक बार घूम ही लेते हैं। वहाँ से विक्टोरिया मेमोरियल लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर दिखा रहा था, तो हमने छाता लिया और देखने लगे बस कहाँ पे मिलेगी। फाइनली हमें एक बस मिला और हम पहुँच गए विक्टोरिया मेमोरियल। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते शाम के 5 बज गए थे और ये बंद होने वाला था 6 बजे। तो हमने जल्दी से 30-30 रुपए के एक टिकट किया, पास के एक काउंटर में अपने बैग रखे और अंदर घुस गए। इतना सुंदर नज़ारा था ना दोस्तों, बीच में एक बड़ा सा बिल्डिंग और उसके चारों तरफ एक सुंदर सा गार्डन, जिसके चारों कॉर्नर्स में 4 लेक्स थी। 5:30 बजे म्यूजियम बंद होने वाला था, तो हम पहले म्यूजियम के अंदर चले गए। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही बीचों बीच रानी विक्टोरिया की एक बड़ी सी मूर्ति बनाई गई थी। इसके अलावा इस म्यूजियम में पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए जाने वाली तोप और दूसरे सामान को रखा गया है। उसके साथ साथ भारत के इतिहास और स्वाधीनता संग्राम के शोज भी यहाँ पे दिखाए जाते हैं। एक गैलरी में रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना में जिनका प्रमुख भूमिका था, उनकी पेंटिंग्स लगाई गई हैं। ऐसे इस बिल्डिंग में टोटल 25 गैलरीज हैं, लेकिन हमारे यहाँ पहुँचने तक काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए बहुत सारे गैलरीज बंद थी। तो जब कभी आप यहाँ पे आते हैं तो कम से कम 3-4 घंटा फ्री रख के आइए। खैर, हम तो पूरा म्यूजियम देख नहीं पाए, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ देख लिया और बिल्डिंग से गार्डन तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। हम जब बिल्डिंग से बाहर निकले, अंधेरा होने को आ रहा था, लाइट सब ऑन हो गई थी और ऐसे में बिल्डिंग और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। शाम हो गई थी तो पंछियाँ अपने घर लौट रही थी। ये नज़ारा देखने में बहुत ही अच्छा था। साथ ही साथ इंसान और गाड़ियों की आवाज़ की जगह पे पंछियों की आवाज़ ने ले ली थी, लेकिन इनके शोर से मन को एक सुकून महसूस हो रहा था। तो अगर आप कभी विक्टोरिया मेमोरियल देखने आते हैं
तो ट्राई कीजिए कि दोपहर के 2-3 बजे के बाद आइए, ताकि आप म्यूज़ियम देखने के बाद जब बाहर आएँ तो ये नज़ारा मिस ना करें। तो हमने इस नज़ारे को बहुत अच्छे से एंजॉय किया और मेरी फ्रेंड काउंटर से बैग्स ले आई। फिर हम गेट से निकल गए बाहर। अब हमें लगी थी भूख, तो पास ही में एक स्टॉल में हमने मंगवाई पाव भाजी। वो स्टॉल के भैया काफ़ी फ्रेंडली थे। कोलकाता के बारे में उन्होंने हमें कुछ बातें बताई। उन्होंने बताया कि यहाँ पे दिन के आधे टाइम रोड 2 वे होता है, वहीं पे बाकी के टाइम ये 1 वे हो जाता है। तो हमने सोचा कि अच्छा हुआ हमने कोई स्कूटी रेंट पे नहीं लिया। अगर स्कूटी रेंट पे लिए होते तो कब कौन सा रूट लेना है हमें समझ में नहीं आता और आधे से ज़्यादा टाइम तो हम फाइन दे रहे होते। फिर मुझे समझ में आया कि सुबह जब हम बस में जा रहे थे तो गूगल मैप में तो रास्ता सीधा दिखा रहा था, लेकिन बस क्यों घूम घूम के जा रहा था। फिर उन्होंने बताया कि बहुत सारे जगह पे तो पार्किंग के लिए जगह ही नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं रुकती है। वो भैया लेकिन बहुत ही बातूनी थे, इतना बात कर रहे थे कि पूछिए मत। तो हमने उन्हें पैसा दिया और निकल गए आज के आखिरी डेस्टिनेशन बिरला मंदिर। मंदिर को लाइट्स लगाकर काफ़ी सजाया गया था। हालांकि मेन मंदिर मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, एक नॉर्मल राधा कृष्ण की मंदिर ही था, लेकिन उसके साइड में जो छोटे छोटे दूसरे मंदिर थे वो मुझे काफ़ी यूनिक लगे। वहाँ पे अलग अलग श्री कृष्ण और विष्णु के प्रसंग को बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा था। तो ये था मेरा कोलकाता में पहले दिन का वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा भुवनेश्वर से कोलकाता तक का जर्नी का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप देख सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में मेरे दूसरे दिन के एक और इंटरेस्टिंग ट्रैवल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे।